हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक अलग से एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारा प्रयास है आप लोगों के संघर्ष से लेकर सफलता की ओर, जिसमें कि हमने घटना चित्र की सीरीज़ में आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से आपका अगला टॉपिक, जो कि हमारा है छठी सदी या छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। राजनीति क्या दशा थी उस बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। उसके साथ ही हम यूनान के जो सिकंदर था उसके बारे में भी कुछ सवाल पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसमें हमें पता लगता है कि जो बौद्ध ग्रंथ है, क्या नाम है, अंगुत्तर निकाय। कौन सा बौद्ध ग्रंथ दोस्तों? अंगुत्तर निकाय से हमें पता चलता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पहले समस्त उत्तर भारत जो था वह 16 बड़े राज्यों में विभाजित था, इसलिए इसे 16 महाजनपद कहा गया है। क्या कहा गया है? 16 महाजनपद कहा गया है। ये 16 महाजनपद थे कौशल, काशी, मगध, अंग, वज्जी, चेदी, मल, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, कंबोज, अवंती, असमक और गंधार। ठीक है दोस्तों, ये आपके 16 महाजनपद थे। ठीक है, अब बात करते हैं, बारीक बारीक से कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको मैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। उसके बाद आपको एक बताते हैं कि न्यूमिस्टेमिक्स क्या होता है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है कि जो सिक्कों का अध्ययन होता है, जो सिक्के हैं उनके अध्ययन को हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। इसके बाद आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के किसको कहा जाता है? भारत के प्राचीनतम, जो भारत के सबसे पुराने सिक्के हैं उनको आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम पूछें कि सैनिक किसको कहा गया था, तो सैनिक कहा गया था जैन साहित्य में बिंबिसार को। किसको? जैन साहित्य में बिंबिसार को सैनिक कहा गया था। उसके बाद आपकी हम बात करते हैं ये दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं कि पुराणों में कालाशोक को काकवन कहा गया है। पुराणों में कालाशोक को काकवन कहा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक के राजाओं का शासनकाल। पहले सबसे हर्यंक वंश था। हर्यंक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदाविन और उसके उत्तराधिकारी जो कि 544 से लेकर 412 तक थे। फिर आया शेषुनाग वंश जो कि 412 से लेकर 344 तक चला, जिसमें शेषुनाग, काकवन और काकवन के 10 पुत्र थे। फिर आया आपका नंद वंश, महापद्म नंद, उग्रसेन 344 से 323 तक, और उसके बाद उसके 8 पुत्र। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपके कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पर। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किस धातु के थे? तांबे के, सोने के, राग के या चांदी के? तो दोस्तों, सबसे प्राचीन सिक्के जो मिले वो हमें चांदी के सिक्के मिले हैं। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे जो कि चांदी से बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंग, चंपा, कौशल, अहिच्छत्र, वत्स, कौशाम्बी, मत्स्य, विराटनगर। तो इसमें जो सही नहीं है वह आपका है कौशल और अहिच्छत्र, क्योंकि कौशल महाजनपद की जो राजधानी थी वह श्रावस्ती थी। क्या थी? कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। और बाकी तो आपके बिल्कुल सही हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। सूची एक तरफ राजा, दूसरी तरफ राज्य। प्रद्योत, उद्यान, प्रसेनजित, अजातशत्रु, मगध, वत्स, अवंती, कौशल। तो जो प्रद्योत राजा है वह किस राज्य से संबंधित है? अवंती से। उद्यान आपका किससे है? वत्स से। उसके बाद प्रसेनजित किससे है? कौशल से। और आपका अजातशत्रु किससे है? मगध से। तो इसका ऑप्शन आपका होगा दोस्तों A3 B2 A3 B2 C4 D
1, तो ऑप्शन सी आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नंबर 4, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, कहाँ पर? अंग में, बंग में, कलिंग में, मगध में। कहाँ पर खोदी गई दोस्तों? कलिंग में खोदी गई थी। खारवेल के हाथी गुम्फा, जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, उससे नंद राजा महापद्मनंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया और उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका, इनमें से कोई नहीं। तो अवंतिका उज्जैन का प्राचीन काल नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए हैं। 4 महाजनपद दर्शाए गए हैं। यह कौन से महाजनपद हैं? मत्स्य, चेदी, कौशल, अंग, सूरसेन, अवंती, वत्स, मगध, या मत्स्य, अवंती, वत्स, अंग, या सूरसेन, चेदी, कौशल, मगध। तो ये कौन सा है? ए बी सी डी। ए आपका है मत्स्य, बी आपका है अवंती, सी आपका है वत्स, और डी आपका है अंग। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन नगर जो कि महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है, कौन सा है? मध्यमिका नगरी, करकोट, विराटनगर, या रेड? कौन सा है दोस्तों? तो इसका अगर मैं आपको जवाब बताऊं, आप एक्सप्लेनेशन बताता हूं आपको मैं, कि मध्यमिका राजस्थान भारत में चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी है। इस नगरी का उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में है। विराटनगर और बैराट ये राजस्थान के जयपुर में स्थित है और महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था। इसका भी उल्लेख महाभारत और महाभाष्य में मिलता है। तो मध्यमिका नगरी और आपकी विराटनगर, इन दोनों का उल्लेख ही आपका महाभारत और महाभाष्य में मिलता है, इसलिए इसमें आप कोई एक ऑप्शन नहीं लगा सकते। अगर मान लो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इनमें से हो तो आप तब इसका जवाब दे सकते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे कौन? वेरी गुड, उदयन। कौन? उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। ठीक है। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की और यह नगर शिशुनाग वंश, नंदवंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रहा है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो किसने बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। चलिए, चंद्रगुप्त क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे उदयन ऑप्शन में नहीं है। हमने अभी पढ़ा अगर उदयन होता तो पक्का ऑप्शन उदयन ही होता, लेकिन उदयन नहीं है तो फिर हमने चंद्रगुप्त मौर्य का ऑप्शन को क्लिक किया दोस्तों। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो हमने अभी पढ़ा किसने? उदयन ने बसाया था। क्वेश्चन नंबर 11, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। उसके बाद उदयन वासुदत्ता की दंतकथा संबंधित है किससे? उज्जैन से, मथुरा से, महिष्मति से, या कौशाम्बी से? तो किससे है उदयन की? उज्जैन से। किससे है? उज्जैन से। और इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक सौपन वासवदत्तम में वर्णित किया है। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वासदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। ये कथा उस समय की है जब उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद था। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी, 6वीं, 10वीं, या पहली? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी में हुआ था। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? गंधार, काम्बोज, काशी, मगध। तो वह था आपका काशी। क्या था दोस्तों? काशी। क्योंकि कई जातकों में इसके समकालीन शहरों की अपेक्षा इसकी समृद्धि एवं संपन्नता का साक्ष्य मिलता है। काशी की कौशल, अंग का मगध के साथ लंबी प्रतिद्वंदिता थी। इनमें सर्वोच्चता के लिए लंबा संघर्ष चला था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? शाक्य, लिच्छवी, योधे या उपयुक्त सभी? तो योधे। अभी आपको जब बताए थे महाजनपद, तो उसमें शाक्य भी था, लिच्छवी भी था, लेकिन योधे नहीं था। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। कपिलवस्तु के शाक्य, सुमारगिरी के भग, अलकप के बुली, केशपुत के कालाम, रामगाम के कोल्य, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपालिन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विधेय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी। तो किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो कहाँ पर थी? यह थी आपकी वैशाली में। सबसे पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में थी। निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? पार्श्वनाथ, जंत्रिका, बिंदुसार, शाक्य, स्कंदगुप्त, मौर्य, चेतक, लिच्छवी। तो सही तो इसका जोड़ी है चेतक और लिच्छवी की दोस्तों, क्योंकि राजा चेतक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। लिच्छवी वज्जी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। कौन से? वज्जी संघ के प्रधान वंशों में से। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। 19 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो किस में मिलती है? हमने पढ़ा था अगंतुर निकाय में। किस में? अंगुत्तर निकाय में। किसमें? अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित है। हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, अहिच्छत्र में या मथुरा में? तो महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र में स्थित है। ठीक है, और दक्षिण पांचाल की काम्पिल्य में। क्या? दक्षिण पांचाल की काम्पिल्य में। ठीक है, हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ ये कुरु की राजधानी थी और मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिली? तो किस में मिली? एक तो अंगुत्तर निकाय में मिली, ये तो आपने पढ़ाई है। उसके बाद भगवती सूत्र में मिली। तो 2 और 4 मतलब कि आपका ऑप्शन ए में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट 22। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? अभी आपको बताया किसकी? सूरसेन की। किसकी? सूरसेन की राजधानी थी। 23। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? मगध, वाजी, कौशल, अंग। तो अंग की राजधानी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चंपा का जो पुराना नाम था महाभारत और पुराणों में, वह नाम था मालिनी। क्या? मालिनी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मालिनी किस जगह का नाम था? तो किसका था? चंपा का। ठीक है, और चंपा राजधानी किसकी थी? अंग की। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट 24। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। सुक्तिमती राजधानी पंचाल, कुरु, अवंती, चेदी किसकी थी? तो सुक्तिमती थी आपकी चेदी की।
गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, कौन सा था? अवंती, वत्स, अस्सक, कंबोज। तो अस्सक वंश आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, चलिए 26, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, कौन सा? मत्स्य महाजनपद। पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बुंदेलखंड या रुहेलखंड? तो दोस्तों राजस्थान में मत्स्य महाजनपद स्थित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और हाँ, एक बात और, जो मत्स्य महाजनपद था इसकी राजधानी थी विराटनगर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैं आपको साथ साथ अल्टरनेट क्वेश्चन भी बताए चल रहा हूँ। इसकी राजधानी क्या है मगध की? सॉरी, आपके जो ये था मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मगध की राजधानी, प्रतिष्ठान, वैशाली, गिरिब्रज और चंपा। तो आपको पता है मगध की राजधानी थी गिरिब्रज, जिसको आप राजगृह भी कहते हो। ठीक है, इसके बाद उदयन ने राजगृह से ले जाकर इसको पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया था। ठीक है, चलिए 28, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? इनमें से चारों में से कौन सा एक मगध की राजधानी नहीं रहा? गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। तो इनमें से सिर्फ आपका कौशाम्बी इसकी राजधानी नहीं रहा, वरना गिरिब्रज को ही राजगृह कहते हैं। ठीक है, तो गिरिब्रज राजगृह रही, उसके बाद पाटलिपुत्र कर दी गई, लेकिन कौशाम्बी इसकी कभी राजधानी नहीं रही। क्यों? क्योंकि कौशाम्बी पर वत्स राज्य का शासन था। ठीक है, हर्यंक वंश के शासन के दौरान मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र लाई गई थी। कब? हर्यंक वंश। ठीक है, चलिए। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। तो ये है अर्धचंद्राकार। क्या है? अर्धचंद्राकार। उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट सहेत महेत, जो अब श्रावस्ती है, इस स्थान से थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार है। क्या है? अर्धचंद्राकार था। चलिए, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो कौन था? नागदशक। कौन था दोस्तों? नागदशक। ठीक है, सॉरी, माय मिस्टेक। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की? तो किसने की थी? अजातशत्रु ने। किसने की दोस्तों? अजातशत्रु ने हत्या की थी, और उसके बाद इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने की थी, और उदयन भी उसके बाद राजा बन गया था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? आप सब जानते हैं, हर्यंक वंश। और हर्यंक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। ठीक है ना, चलिए 32, किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महापद्मनंद, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने किया था। क्वेश्चन नंबर 33, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन काल में हुआ था? मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन काल में हुआ था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र या शिशुनाग? तो किसके कार्यकाल में? शिशुनाग के शासन काल में हुआ था। 34, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? मगध में नंद वंश का संस्थापक आपको बताया था नाम, महापद्मनंद। कौन था? महापद्मनंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के बाद जो शासन किया वह किया मौर्यों ने। किसने? नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने शासन किया। क्वेश्चन नंबर 36, मगध का कौन सा सम्राट अपरोपर सुराम के नाम से जाना जाता है?
मगध का कौन सा सम्राट, बताइए, मगध का कौन सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद। तो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है महापद्मनंद। अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है महापद्मनंद। और इनके अलावा एक नाम और है सर्वक्षतांत्रक। क्या है? सर्वक्षत्रांतक। क्या है? सर्वक्षत्रांतक। तो याद रखना, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। 37 राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखिक प्रमाण है कौन सा? खारवेल का हाथी गुम्फा, रम्मिनदेई, रुद्रदामन या धनदेव। तो हमने पढ़ा था खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख राजानंद का उल्लेख करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 38 निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नंद, सुंग, मौर्य, हर्यक। तो सबसे पहले हर्यक वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश और सबसे बाद में सुंग वंश। ठीक है, सबसे पहले हर्यक वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश और फिर सुंग वंश। चलिए 39 निम्नलिखित कथन, दो कथन है ए और बी। विश्व के सभी मार्गों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। बिल्कुल था, कह सकते हैं कि धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। बिल्कुल हो चुका था। क्यों हो चुका था? क्योंकि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत की मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। अनेक मत तथा प्रादुर्भाव ने बौद्धिक आंदोलन का रूप ग्रहण किया। विभिन्न मतों को मानने वाले सन्यासी घूम घूम कर अपने जीवन दर्शन का जन समुदाय में प्रचार और एक दूसरे के दर्शन का खंडन भी करते थे। ठीक है, इसलिए उथल पुथल हो रहा था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। मंत्रों की शुद्धता और यज्ञों पर बहुत जोर था, जिससे पुरोहितों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। यज्ञों में बहुत धन व्यय होने लगा और पशु बलि को भी बढ़ावा मिलने लगा। तो इसका ऑप्शन है आपका बी, दोनों सही है। ठीक है, चलिए 40 गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था। तो किसके? बिंबिसार, चंद्रप्रद्योत, प्रसेनजित, उदयन। तो किसके दरबार से? बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार संबंधित था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंद्रप्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। नेक्स्ट, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा। गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा। तो कालपी नगर जो कि उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित है, यह यमुना नदी के तट पर है। कहाँ पर है? यमुना नदी के तट पर। और प्राचीन काल में, पुराने समय में कालप्रिया के नाम से विख्यात थी। किस नाम से? कालप्रिया। यमुना नदी कालप्रिया के नाम से विख्यात थी। उसी के साथ नाम संक्षिप्त होकर कालपी हो गया। समय के साथ नाम छोटा और कालपी हो गया और 4वीं सदी में राजा वसुदेव द्वारा बसाया गया था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट 42 सूची दी गई है। एक तरफ पुराने जनपद है, एक तरफ उनकी राजधानी है। कुरु, पांचाल, कौशल, वत्स, साकेत, कौशाम्बी, अहिच्छत्र, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिच्छत्र, कौशल, साकेत और वत्स, कौशाम्बी। ठीक है, तो ये आपका हो गया दोस्तों A4, B3, C1, D2। इसका मतलब आपका ऑप्शन बी इसके लिए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए 43 निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी? नहीं।
उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी? नहीं। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी? नहीं। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी? बिल्कुल, ये ठीक है। ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन सुन लो इसका दोस्तों। प्राचीन कालीन भारत में एक ही शिल्प अथवा व्यवसाय करने वालों के समूह को श्रेणी की संज्ञा प्रदान की गई। क्या? एक ही शिल्प या एक ही व्यवसाय करने वालों को श्रेणी की संज्ञा प्रदान की गई। इनके उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों का स्थायी नियंत्रण था। श्रेणियां देश के व्यापार वाणिज्य का संचालन, वस्तुओं की गुणवत्ता व कीमत निर्धारण के साथ साथ अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण करती थी। ठीक है ना। और उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियां के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। इसकी तुलना कुछ अंशों में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से की जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44। ये क्वेश्चन जो 44 है आपका, ये यूनानी आक्रमण से संबंधित है। ठीक है ना। यूनानी आक्रमण, जो यूनानी आक्रमण है, ये आप कह सकते हैं कि 6वीं शताब्दी में क्या हुआ, जो 6वीं शताब्दी से पूर्व है, उसके मध्य में ईरान में एक कुरुस अथवा साइरस द्वितीय नामक महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने हकामनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, हमने एक नाम सुना था कि हेरोडोट्स। क्या? हेरोडोट्स। उसका कुछ नाम है, अगर आप नाम जानना चाहें तो क्या जान सकते हैं? आपका टेसियस है, फारसी स्वर्ण मुद्रा, डेरिक तथा रजत मुद्रा सिग्लोई कहलाती थी। मतलब जो फारसी की सोने की मुद्रा थी उसको डेरिक कहते थे, और जो रजत मुद्रा थी उसको सिग्लोई कहते थे। ठीक है, तो ये ध्यान देना, इसी पर आपके क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंद, मौर्य, शुंग, कण्व। तो इसका जवाब है आपका दोस्तों नंद वंश का शासन था। नंद वंश का जो आखिरी शासक धनानंद था वह सिकंदर का समकालीन था। इसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोज उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। और इसका सेनापति कौन था? मध्यसाल। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? अभी आपको बताया धनानंद। कौन? धनानंद। चलिए नेक्स्ट 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। छोड़ दिया क्या दोस्तों? बिल्कुल छोड़ दिया था। फिर वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था? नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसका जो पहला है वह ठीक है, दूसरा गलत है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन सी इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? अभिसार, कट, गलौसाई, मशक। तो मशक। कौन सा? मशक। ये मशक कहाँ पर था? ये अशक समय अशवक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मशक थी। यूनानी लेखों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किए थे। तो कहाँ की? मशक। मशक क्या है? आपकी अशवक की राजधानी है। ठीक है, यह थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं दोस्तों। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। किससे? उस समय भारत में कोई केंद्र सत्ता नहीं थी। क्या यह ठीक है? ऐसा नहीं है। उसकी फौज बेहतर थी, ये बात बिल्कुल ठीक है, उसकी फौज वाकई बेहतर थी। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वह एक अच्छा प्रशासक था। वह एक अच्छा प्रशासक था। तो यह तो बात इसकी सही नहीं है, बट उस समय भारत में कोई केंद्र सत्ता नहीं थी, यह बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उस समय भारत में वाकई कोई केंद्र सत्ता
नहीं थी। फौज बेहतर थी, यह भी ठीक है। और उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, तो उसे वाकई देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। उदाहरण के लिए आम्बी कौन है? उदाहरण के लिए आम्बी एक देशद्रोही शासक था, उसने उसे सहयोग किया था। ठीक है, तो अगर हम देखें पहले 3 सही हैं, चौथा कोई ऑप्शन इसका नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 49, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। आम्बी, आम्बी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आम्बी तो क्या था? देशद्रोही था। फिर पुरु जिसको पोरस भी कहते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य या महापद्मनंद। तो हम लोग जानते हैं कि सिकंदर का युद्ध पोरस से हुआ था। ठीक है, लेकिन वह इतना अच्छा युद्ध था और पुरु इतना सफल या इतना कौशल व्यक्ति था कि बाद में युद्ध जीतने के बावजूद भी सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया था। ठीक है, और उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? निरियाकस, आनेसिक्रिटस, क्या है? निरियाकस, आनेसिक्रिटस या डायमेकस या एरिस्टोब्यूलस। तो कौन नहीं आया था दोस्तों? डायमेक्स नहीं आया था। कौन? डायमेकस नहीं आया था। डायमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटीओकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे हिस्ट्री संबंधित कुछ क्वेश्चन जो कि हमने कहाँ से लिए हैं? ये हमने लिए हैं 6ठी शताब्दी से, और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन यूनानी आगमन से भी लिए हैं। तो दोस्तों ये वे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना होती है। इनको बड़े गौर से आप पढ़ें और इनके आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं मौर्य साम्राज्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राम राम दोस्तों।